नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के तहत जो हमारी यूनिट नंबर 13 है उसको स्टार्ट करेंगे और इसमें आता है हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश चल रहे थे, कहाँ कहाँ थे, किस प्रकार से उनको उन्होंने विस्तार किया अपना, तो हमें ये आज इनके बारे में सब कुछ देखना है। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि कौन कौन वंश थे, जैसे राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे, पल्लव वंश थे, यहाँ पर चोल वंश थे और पांड्य वंश थे। तो इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज। देखो, जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उनमें कुछ प्रमुख राजवंश हुए थे। जैसे वो चालुक्य वंश जो था वो कई भागों में विभाजित था। जैसे आप देख रहे हैं चालुक्य वंश, पश्चिम के चालुक्य। तो ये जो पश्चिम के चालुक्य थे इनको हम कल्याणी के चालुक्य भी कहते थे। और इन्हीं और उसके बाद में जो पश्चिम में एक और चालुक्य थे इन्हें वातापी के चालुक्य कहते थे। ठीक। और पूरब में एक और भी चालुक्य थे तो इन्हें वेंगी के चालुक्य कहते थे। और इनकी राजधानी भी क्या थी, वेंगी ही थी। नीचे पल्लव थे आपके। और पल्लवों को जो राजधानी बनाई थी इन्होंने पल्लवों ने वो थी इनकी कांचीपुरम। ऐसी यदि और पल्लवों से नीचे आ जाएं तो हम चोल वंश का विस्तार होगा। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। इसी प्रकार आपके पांड्य वंश थे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में। दक्षिण में यदि आप देखें तो सबसे ये जो लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, जैसे ये पॉइंट हमारा कन्याकुमारी वाला, तो यहाँ पर बसे थे या यहाँ पर राज करा था पांड्य वंश के लोग। इन्हीं के बारे में आज हमें वन बाय वन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश को देखते हैं पहले कि पल्लव वंश कौन थे। इनकी राजधानी क्या थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी पल्लवों ने कांचीपुरम को बनाया था। अब एक वंश चल रहा था इक्ष्वाकु वंश। इससे पहले पल्लवों से पहले इक्ष्वाकु वंश चल रहा था। पल्लवों ने इक्ष्वाकु वंशों को हराकर यहाँ पर पल्लव वंश की नींव डाली थी। और पल्लव का अर्थ क्या होता है, पल्लव का अर्थ होता है लता का वाचक। लता का वाचक। इनका क्षेत्र उत्तरी तमिलनाडु से और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक था। जैसे ये वाला क्षेत्र, ये हमारा क्या है, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र। और इसी से ऊपर क्या है हमारा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि उत्तरी तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र, उत्तर और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तो इस क्षेत्र में बसे थे ये लोग, इस क्षेत्र। ठीक। तो अतः इसी वजह से ये उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। इसमें जो शासक आएगा वो था सिंह विष्णु। पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक था ये इसी ने क्या करी थी, पल्लव वंश की स्थापना भी की थी। कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की, तो सिंह विष्णु ने। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अर्थात अर्थात एक पराक्रमी राजा की उपाधि धारण की थी इसने। इसने जो आपने इसके आसपास के जो वंश चल रहे थे, जैसे चेर, चोल, पांड्य, माल्य, मालवा, कलब्र, सिंघल के राजाओं को युद्ध में भी पराजित किया था। और अपनी शक्ति का क्या करा इसने, विस्तार। अपने आसपास के जो क्षेत्रीय राजा थे उन सबको इसने हराया था। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन धर्म के प्रति उदार था। उदार, इसको उदार शब्द को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये जो था वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन इसे किसी और धर्मों से कोई ऐतराज नहीं था। यदि कोई जनता शैव धर्म को मानना चाहती है, शैव धर्म को मानो, कोई ऐसे ऐतराज नहीं था। तो इसने इसने मामल्लपुरम में आदिवराह गुहा में, जो आदिवराह गुहा है, में मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर में सिंह विष्णु और उसकी दो पत्नियों की प्रतिमा स्थापित भी की गई है। इसमें आदिवराह जो आदिवराह गुहा मंदिर है, इसी मंदिर में सिंह विष्णु की और सिंह विष्णु की साथ साथ उसकी दो पत्नियों की प्रतिमा या मूर्ति भी स्थापित करवाई गई। इसकी राज्यसभा में संस्कृत महाकवि थे, संस्कृत के महाकवि भैरवी रहते थे, जिन्होंने किराता अर्जुनीय की रचना की थी। एक ग्रंथ है किराता अर्जुनीय में। इसके बाद आता है महेंद्र वर्मन। इसके समय में ही पल्लवों और चालुक्यों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, पल्लव चालुक्य संघर्ष। ये मेंस का पॉइंट बनता है कि पल्लव चालुक्य संघर्ष किस तरीके से हुआ, कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे और सामाजिक कारण क्या थे। केवल हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हरा दिया। ये पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था। इसने मत्ताविलास, विचित्र चित्र, गुणभर और शत्रुमल तथा ललितांकुर की उपाधियां भी धारण की थी।
इसने मत्तविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। यह एक हास्यप्रद ग्रंथ है, मतलब जो हंसाने वाला ग्रंथ होता है एक तरीके से, उसे पढ़कर यदि किसी को किसी वाक्यों को पढ़कर हंसी आ जाती है तो उसे बोलते हैं हास्यप्रद ग्रंथ। यह प्रसिद्ध संगीत रुद्राचार्य का शिष्य था। महेंद्र वर्मन जो था, ये जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे रुद्राचार्य उस समय, तो उनका ये शिष्य था। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका काल रहेगा 630 से 668 तक। ये अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने अपने पिता का की पराजय का बदला लिया। किससे? भाई, जो अभी जो पीछे हारे थे, जो आपका चालुक्य वंश का था शासक, उससे उसको इन्होंने हरा दिया। इसने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करा, उत्तर दिशा में विजय यात्रा प्रारंभ कर दी। इसने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया। जो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इसने इसको 3 बार पराजित किया। कब कब देखो, एक तो पारियाल के युद्ध में, एक सूरमार के युद्ध में, और एक मणिमंगलम के युद्ध में। ये आपको तीनों युद्ध याद रखने के किन किन के बीच हुए। ये भी पूछ सकता है कि पारियाल का युद्ध किन वंशों के बीच हुआ, तो चालुक्य प्लस पल्लव, इन लोगों के बीच हुआ था ये। और राजा पूछ ले तो राजा आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, इन युद्धों का साक्षी बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर के पाषाण से मिलता है। मतलब इन युद्धों का जो साक्ष्य मिलता है हमें, जो तीनों युद्ध पीछे हुए, वो में मिलता है कि बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर से एक पाषाण से लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस तरह के घटना भी यहाँ पर हुई थी। वातापी जीतने के उपलक्ष्य में इसने वातापी कोंडा नामक इसका नाम पड़ा था। महामल्ल का होने की वजह से इसे महामल्ल की उपाधि भी मिली हुई थी। फैनसांग ने इसकी राजा और प्रजा की भी प्रशंसा की है। तो ये हैंसोंग हुई है जब ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और जब हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया तो ये उसकी राज्यसभा में भी गया था। इसी वजह से ह्वेनसांग इसका वर्णन भी करता है। इसका भी वर्णन करता है और इसके पुत्र का भी वर्णन करता है बाद में। इसने रथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया। रथ मंदिर मतलब रथ की तरह मंदिर बनाए जाते थे, उसका भी निर्माण हुआ। महाबलीपुरम नामक नगर भी इसने बसाया। आगे चलकर यह नगर महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना किसने की थी। इसने अनेक मंदिर बनवाए, जैसे धर्मराज मंदिर भी बनाया। इसने मामल शैली का भी विकास किया। मतलब द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया उसे को मावल शैली कहते हैं। मतलब जो द्रविड़ शैली की उत्पत्ति मानी जाती है वो मामल शैली से ही मानी जाती है। फिर आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय। इनका काल ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। पल्लव चालुक्य संघर्ष। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने महेंद्र वर्मन की हत्या कर दी, क्योंकि एक दूसरे के क्या हो गए थे, प्रतिद्वंदी हो गए थे, विरोधी हो गए थे, कट्टर दुश्मन बन गए थे ये लोग। तो इसी वजह से क्या होता था, अक्सर पल्लव संघर्ष होता रहता था। परमेश्वरम प्रथम, जो परमेश्वरन प्रथम थे वो 670 से 695 ईस्वी तक चलेंगे। तो परमेश्वर जो थे वर्मन प्रथम ने से विक्रमादित्य प्रथम ने अनेक युद्ध हुए लेकिन जीत न सका। विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य प्रथम कौन था? ये चालुक्य वंश का शासक था। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। यह एक शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म। इसने एक मल्ल, लोकादित्य, गुणभंजन की उपाधियां धारण की थी। उपाधियां तो ये काफी भारी भरकम उपाधि धारण करते थे। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका काल जो था वो शांति का काल था। इसने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध प्रिय नहीं था, कला प्रिय था। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसने राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। या इसे जो कैलाश मंदिर है उसी को ही हम क्या कहते हैं, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मामल्लपुरम में रातेश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया। इसने राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। अब देखो उपाधि से ही क्या लगता है कि कैसा होगा ये शैव धर्म का अनुयायी होगा। उपाधियां भी काफी कुछ बताती हैं। इसने एक दूत मंडल 320 ईस्वी में चीन भी भेजा था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय 720 से 730 तक इनका काल रहेगा। तो देखो, इसको चालुक्य नरेश विक्रमादित्य से अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। पहले विक्रमादित्य प्रथम था वहां पर, और विक्रमादित्य ये द्वितीय है। जब इसने इनकार किया तो चालुक्यों के सहयोग से सहयोगी शासक गंग वंश के शासक ने इसकी हत्या कर दी। चलो, इसने जब मानने से इनकार कर दिया तो गंग वंश का शासक था, उसने इनकी हत्या कर दी। फिर आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। इसके समय में राज सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। अब देखो, यदि राज सत्ता के लिए किसी भी राज्य में गृह युद्ध छिड़ जाए
तो समझ लेना कि वह जो साम्राज्य है वो किसकी तरफ है, वो पतन की तरफ अग्रसर हो चला है। इसने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर कांची के चालुक्यों की अधीनता से मुक्त करवा दिया। राष्ट्रकूट सत्ता का संस्थापक दंतीदुर्ग 750 ईस्वी में इसे पराजित कर देता है। राष्ट्रकूट वंश का शासक था एक, जिसने किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, तो दंतीदुर्ग ने स्थापना की थी। लेकिन संधि के बाद इसे छोड़ दिया जाता है। दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदीवर्मन द्वितीय से कर दिया और इसने कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ये याद रखने हैं आपको, वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो पल्लवों के शासनकाल में हुआ। राजा कौन था, तो नंदीवर्मन सेकंड। अब हम देखते हैं वादामी के या वातापी के चालुक्य वंश 543 से 757 ईस्वी तक चलेंगे। चालुक्यों की देखो कई शाखाएं थी इससे पहले भी। वेंगे हैं, आप देखेंगे बादामी के चालुक्य थे, यही मूल चालुक्य थे बादामी के जो चालुक्य। वेंगी के चालुक्य थे और कल्याणी के चालुक्य थे, तीन शाखाओं में बटे हुए थे। और देखो इनमें बादामी के चालुक्य की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। इसका मतलब जो बादामी के चालुक्य थे यही आपके क्या थे, मेन थे, जो कि पश्चिमी चालुक्यों के नाम से विख्यात थे। बादामी के चालुक्य वंश का शासक कौन था, पुलकेशिन प्रथम। इसी ने क्या करी थी, पुलकेशिन प्रथम ने ही इस वंश की नींव डाली थी। महाकूट अभिलेख से पूर्व के दो शासकों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे एक है था जयसिंह और दूसरा था रणराज। बाकी नाम ही मिलता है, कोई ऐसी खास इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। इनका नाम तो मिलता है लेकिन इसका इनके शासन का विवरण नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि ये कदम शासकों की अधीनता में बादामी में शासन करते थे। तुम वंश चल रहा था दक्षिण भारत में। इनके उत्तर में हर्षवर्धन का शासन था और दक्षिण में पल्लव थे, ये बीच में थे। इनका इनका इन दोनों से संघर्ष जारी रहता था। मतलब जो ये ऊपर हर्षवर्धन था और नीचे पल्लव थे, इनका इनसे हमेशा संघर्ष जारी रहा। पीछे भी हमने देखा जब पल्लवों को पढ़ा था। पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 तक राज करेगा। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को ही माना जाता है। इस वर्ष ये इसका अर्थ क्या है, पुलकेशिन प्रथम का अर्थ क्या है, कि इसका अर्थ है महान सिंह। महान सिंह मतलब एक महान शेर। इसने सत्याश्रय, रणविक्रम और श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधियां धारण की थी। इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। वाजपेयी यज्ञ कब होता है, अश्वमेध यज्ञ कब होता है, पीछे की वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ। और वैदिक धर्म में भी मैंने आपको खूब अच्छे से बताया था कि अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है। ठीक, इसके दो पुत्र थे, एक था तो कीर्तिवर्मन, दूसरा था मंगलेश। कीर्तिवर्मन के बारे में देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन गद्दी पर बैठता है। इसने बनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य, बेल्लारी के कन्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को भी पराजित कर दिया। जो जो आपने देखते हैं ना राजा नल की कहानी, वो ये राजा नल वही है। किसने पराजित करा था नलों नलों को, तो नलों को पराजित किया था पुलकेशिन प्रथम ने, सॉरी कीर्तिवर्मन प्रथम ने। महाकूट अभिलेख में इसे बहुसुवर्ण अग्नियोष्टम यज्ञ करने वाला कहा गया है। बहुसुवर्ण अग्नियोष्टम यज्ञ करने वाला, अग्नि से संबंधित यज्ञ ये अक्सर करता था। इसने पुरु रण पराक्रम और सत्यश्रय की उपाधियां धारण की थी। पुरु रण पराक्रम और सत्यश्रय की उपाधि किसने धारण की, तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने। इसकी मृत्यु के समय इसके तीन पुत्र नाबालिग थे, इसलिए इसका भाई मंगलेश गद्दी पर बैठता है। तो देखो मंगलेश, नूनेर दान पत्र, ये आप ध्यान रखेंगे किससे जानकारी मिलती है इसके बारे में। तो और महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार इसने खलचुरी के शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया था। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कोंकण की राजधानी रेवती द्वीप और रेवती द्वीप को उस समय, तो आज तो इसे वर्तमान में गोवा कहते हैं और उसे उस समय कहते थे इसे रेवती द्वीप, पर भी अधिकार कर लिया। इसने अंतिम रूप से कदमों को समाप्त कर दिया है ऐसे, मतलब उन्मूलन का मतलब समाप्त कर देना। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण करवाया और आरंभ कीर्तिवर्मन ने करवाया था इसका। ध्यान रखना कीर्तिवर्मन प्रथम ने इसका आरंभ करवाया था, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया, गुहा मंदिर को, बादामी के गुहा मंदिर को, तो मंगलेश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट पुलकेशिन द्वितीय आ जाते हैं। यह पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और कीर्तिवर्मन पुत्र का क्या था, पुत्र था। तो जो जो तीन पुत्र कीर्तिवर्मन के की मृत्यु के समय नाबालिग थे, उनमें से पुलकेशिन द्वितीय भी एक था। इस वंश का चौथा और सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक बना।
इसने सत्यश्रय, पृथ्वी बल्लभ महाराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था और इसने इसके द्वारा रची इसकी प्रशस्ति गुण वर्णन वर्णित है। मतलब कि रवि कीर्ति ने प्रशस्ति लिखी है, गुण वर्णन। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है जो प्रशंसा में लिखी जाती है। प्रशंसा किसकी करेंगे? आप प्रशंसा करेंगे जिसके दरबार में रहेंगे, उस राजा की ही प्रशंसा करेंगे। जैसे आपने देखा था समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति, ऐसे ही ये भी है। ये किसकी प्रयाग परिस्थिति है? ये आपकी पुलकेशिन द्वितीय की प्रयाग परिस्थिति है। पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इस समय चालुक्यों की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। मौका देखकर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी, तो मंगलेश की भी कहानी खत्म हो गई। इसने विंध्याचल के दक्षिण के संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। इसने अपने विशाल साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया। इसका आधा भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, और जबकि बाद में नवगठित राज्य वेंगी के चालुक्य कहलाया, जो बाद का था। तो दो भागों में बटा। जो वेंगी के चालुक्य निकल कर आते हैं वो इसी से निकल कर आते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हर्षवर्धन से नर्मदा नदी के तट पर हुआ। इसमें हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है सारी? इस बात की जानकारी मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। पल्लव और चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल से शुरू होता है। पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन था और पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया तथा उसमें उसके राज्य के उत्तरी प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से गड़बड़ हुई है। ये इसको पूरा ही हटा देते हैं एक बार। विक्रमादित्य प्रथम। अब देखो 13 वर्ष का राजनीतिक व्यवधान के बाद पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम क्या बनता है? राजा बनता है। चलो, एक दूसरे के क्या था? गृह युद्ध की व्यवस्थित गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी यहाँ पर। इसने अपने भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बनाया। किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने। और बना दिया। इस प्रकार दक्षिण के चालुक्य का उदय होता है। यहीं से दक्षिण के चालुक्य निकल कर आते हैं। विनयादित्य प्रथम 680 से 696 तक रह गए। इसने पल्लवों से संघर्ष जारी रखा। इसके अभिलेख से पता चलता है कि इसने चोल, पांड्य और केरल के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी। विनयादित्य ने इसने चोलों को भी हराया, पांड्यों को भी हराया, केरलों को भी हराया। इसी ने संभवतः उत्तरापथ पर भी आक्रमण किया था। मतलब उत्तर वाले क्षेत्र पर जो उत्तरापथ जो सड़क मार्ग था, इसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, विजयादित्य। अगला जो शासक बनेगा वो विजयादित्य बनेगा। इसमें इसका शासन सबसे लंबा रहा। इसने कांची पर आक्रमण किया तथा वहां के शासक परमेश्वर दूत्य से पर्याप्त धन वसूला। इसने पटदकल में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। फिर अगले शासक बनते हैं विक्रमादित्य सेकंड। इसने गंग सांवत श्री पुरुष की सहायता से पल्लव नरेश नंदी वर्मन को पराजित कर दिया। कांचन कोट की उपाधि धारण की। इसी दौरान मतलब नंदी वर्मन को पराजित करने के उपरांत इसने कांचन कोट की उपाधि धारण की थी। इसने चोलों को, पांड्यों को और केरलों को तथा कलब्बरों को भी इसने पराजित किया। इसी के समय में लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया। वहां से चालुक्यों का शासन इसने समाप्त कर दिया। इसकी दो पत्नियां थी, लोक महादेवी और लोके महादेवी। ये दोनों ही इंपोर्टेंट होंगे। इसने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। लोक महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण, और त्रिलोक के महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछ सकता है कि स्टेटमेंट में देखकर कि इनका इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस वंश से संबंधित थी या किसकी पत्नियां थी? तो विक्रमादित्य सेकंड। कीर्तिवर्मन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के कारण चालुक्यों की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई, और इनका एक सामंत दंती दुर्ग ने उत्तरी भाग पर इस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, अगला वंश देखेंगे तो यहाँ पर शुरू होता है कल्याणी के चालुक्य या पश्चिम के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय किसके पतन पर हुआ? राष्ट्रकूटों के पतन। चलो, राष्ट्रकूटों के खंडरों पर जिस वंश का उदय हुआ वो क्या कहलाया? कल्याणी के चालुक्य कहलाए। ये कन्नड़ देश के मूल निवासी थे। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? वराह। वराह मतलब विष्णु का अवतार। इस वंश की स्वतंत्रता की जन्मदाता तैलप द्वितीय था। मतलब इस वंश का जो स्वतंत्र करता था वो क्या था? तैलप द्वितीय। या इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय। इससे पूर्व कीर्तिवर्मन तृतीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज अयन प्रथम तथा विक्रमादित्य चतुर्थ के भी नाम मिलते हैं। ये आपको याद नहीं रखने।
बस थोड़ा सा अंदाजा रखना कि हाँ, शैलभ द्वितीय से भी ये नाम आते हैं। ये सभी क्या थे, जितने भी नाम अभी देखे आपने, ये सभी सभी राष्ट्रकूटों के सामंत थे। नीलगुंड अभिलेख से पता चलता है कि अय्यर ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह कर लिया। इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम विक्रमादित्य क्या पड़ा, चतुर्थ पड़ा। विक्रमादित्य चतुर्थ ने ही कलचुरी के राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री कौंथा देवी से विवाह किया था। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम क्या था, तैलप द्वितीय। ये वही तैलप द्वितीय, ये वाला। चलो, इसका मतलब इसके फादर कौन थे, ये विक्रमादित्य चतुर्थ और गोंथा देवी इसके पेरेंट्स थे। ये सभी शासक बीजापुर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में रहते थे। अब आते हैं सोमेश्वर प्रथम। 1043 से 1068 तक ये शासन करेंगे। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से क्या कर दी, कल्याणी स्थानांतरित कर दी। यहीं से इनको कल्याणी के चालुक्य कहा जाने लगा। इसने मगध, कलिंग और अंग को अपने राज्य में मिला लिया। चलो, अच्छा खासा शक्तिशाली अपना इसने विस्तार प्रदर्शन किया। इसने चोलों के सिवाय इसने सभी युद्ध में विजय हासिल की। मतलब चोलों से ये युद्ध में नहीं जीत पाया, बाकी सभी युद्धों में इसने जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि राजा भोज को भी आत्मसमर्पण करने के लिए इसने मजबूर कर दिया। सोमेश्वर प्रथम और राजराज प्रथम के बीच दो युद्ध हुए, कोयम का युद्ध और कुंडल संगम का युद्ध। इन दोनों युद्धों में राजराज जीत जाता है। राजराज कौन था, चोल वंश का शासक था। इस गम से सोमेश्वर प्रथम तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट, सोमेश्वर चतुर्थ आते हैं। बस थोड़ा बहुत कह लो कि शक्तिशाली था, ज्यादा नहीं था। इसने होयसल और कलचुरी का उन्मूलन कर दिया। होयसल वंश और कलचुरी वंश का उन्मूलन किया। इसने कलचुरी कल की उपाधि धारण की थी। क्यों, क्योंकि इसने कलचुरियों को हराया था, इसलिए कलचुरी कल की इसने उपाधि धारण की। इसके साम्राज्य में चारों तरफ विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस वंश का यहीं से क्या हो जाता है, पतन प्रारंभ हो जाता है। और विद्रोह होना शुरू हो जाए या गृह युद्ध छिड़ जाए तो वहीं से कंडीशन थोड़ी वंशों की खराब हो जाती है। नेक्स्ट, अगला वंश देखो। अगला वंश देखने को मिलेगा हमें राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान लाटूर को बताया गया है। और जो लाटूर कौन है, ये बीदर के आसपास का क्षेत्र है। लेकिन बाद में एलिचपुर, एलिचपुर मतलब बरार में भी वंश राज्य स्थापित हुआ। मतलब ये कह सकते हैं लाटूर से लेकर एलिचपुर तक इनका राज्य विस्तार था। और राष्ट्रकूट कौन थे, तो बांदा के चालुक्य के ये जो थे, ये सामंत थे। राष्ट्रकूट चालुक्य के सामंत थे, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें क्या था, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग या दंती वर्मन ने की थी। इसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया और अपनी स्वतंत्रता की क्या कर दी, घोषणा। और इनकी राजधानी, कम से कम देखो, वंशों की आपको किसने स्थापना करी और राजधानी क्या थी, कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही है। इस वंश की राजधानी मान्यखेत थी। इसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। मतलब जो हिरण्यगर्भ यज्ञ हो रहा था उसमें कोई अड़चन ना आए, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड किसे बनाया गया था, प्रतिहार वंशों को। इन्हें हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। पूरा नाम पड़ेगा इनका गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से। तो इन्होंने द्वारपाल का काम करा था। अमोघ वर्ष, यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महानतम शासक हुआ। यह कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। मतलब कर्क था एक व्यक्ति, उसी के संरक्षण में शासक बनता है। इसने कवि राजमार्ग अर्थात कन्नड़ भाषा में एक ग्रंथ की भी रचना की थी। काव्य ग्रंथ कौन सा था, कवि राजमार्ग। ये किस भाषा में लिखा गया, तो कन्नड़ भाषा में। इसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वान को आश्रय दिया। जैसे आदि पुराण के लेखक थे जिनसेन, इसी की राज्यसभा में रहते थे। गणित सार संग्रह के लेखक थे माधवा महावीरा आर्य, तो वो भी इसी की राज्यसभा में रहते थे। जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, कृष्ण तीर्थी आते हैं इसके बाद में। तो कृष्ण तृतीय, इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष। इसने कांची और तंजौर की विजय की थी। और साथ साथ इनकी विजय के साथ साथ तंजम कोट की उपाधि भी इसने धारण की थी। इसने चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया और चोल राज्य का उत्तरी भाग पर क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया था। इसकी सेनाएं सुदूर दक्षिण तक गई थी। इसने रामेश्वरम में एक मंदिर और विजय स्तंभ भी स्थापित करवाया था। रामेश्वरम कहाँ है, बिल्कुल नीचे दक्षिण में रामेश्वरम। इसकी मृत्यु के बाद राज्य में उत्तराधिकार के लिए क्या छिड़ गया, युद्ध छिड़ जाता है। जब युद्ध छिड़ जाता है तो फिर से वही कंडीशन क्या बनेगी, वो आप भली बात ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर दिया।
और राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना हुई। तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्थापना हुई, मैंने पीछे ही बताया आपको कि इसके उपरांत हुई, तो राष्ट्रकूटों के उपरांत हुई थी। मतलब ये कह लो कि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद इनके खंडरों पर जिस वंश का उदय हुआ वही आपके क्या कहलाए, कल्याणी के चालुक्य शासक कहलाए। ठीक। अब देखेंगे हम अगला वंश, चोल वंश। अब देखो चोल वंश जो था वो इम्पोर्टेंट है, आप मध्यकालीन भारत में भी देखेंगे थोड़ा सा और यहाँ भी देखेंगे इसको। तो देखो इसमें अनेक राजा आए चोल वंश में, कौन कौन से, जैसे विचाल्य, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडरादित्य, परांतक द्वितीय, राजा राजराज प्रथम, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और आपका राजराज भी, राजेंद्र प्रथम भी, इसने तो श्रीलंका तक राज करा था। राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग प्रथम और कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय और राजराज तृतीय, और उसके बाद में आएगा राजेंद्र तृतीय। तो इतने राजाओं को हमें यहाँ पर साफ सबको नहीं देखना, मेन मेन राजा को देखना है केवल। नेक्स्ट देखो चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। संगम काल हम पढ़ेंगे आगे चलकर। समकालीन हित्य में या समकालीन समाज में दो चोल नरेश का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। कौन कौन से थे, एक तो था करिकाल और एक था कोचचेनगान। कोचचेनगान का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है, करिकाल और कोचचेनगान। चोल मंडलम पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच का समुद्री तट पर स्थित था। इसी को चल मंडलम भी कहा जाता था। मतलब चोलों का जो राज्य विस्तार था वो पेन्नार नदी से लेकर कावेरी नदी तक था। जैसे एक कावेरी और नीचे पेन्नार, तो इस क्षेत्र में क्या था, इनका विस्तार था इस तरीके से, ये वाला विस्तार था। इन्होंने अपनी राजधानी, चोलों की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी क्या बनी कि उड़यूर विज्जालय। चोल साम्राज्य जिसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था, इसकी स्थापना विज्जालय ने की थी। कौन था ये, तो ये पल्लवों का सामंत था। इसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके इसने अपनी राजधानी, इसको राजधानी को इसे राजधानी बनाया और नर केसरी की उपाधि धारण की थी। इसने चोलेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। आदित्य प्रथम विज्जालय का पुत्र था ये, आदित्य प्रथम। इसने लगभग 875 से 907 ईस्वी तक शासन किया था। इसने पल्लवों को पराजित किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसे दंड राम की उपाधि धारण की गई। इसने मतलब कोदण दंड राम की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम, परांतक प्रथम को था, इसने मदुरै के पांड्य राजा को हराया और मदुरै कोट की उपाधि धारण की। 915 में इसने परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह से हराया। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोलों और श्रीलंका के मध्य लंबा संघर्ष चलेगा। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और अकोल्लम का युद्ध में चोल बुरी तरह से पराजित हो गए। इससे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, जब हम राष्ट्रकूट को हम पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने देखा था कि किसने हराया था चोलों को, तो राष्ट्रकूट तृतीय ने हराया था। और उत्तरी भाग पर उत्तरी भाग पर राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। जो चोलों का उत्तरी भाग था उसको राष्ट्रकूट साम्राज्य में पूरी तरीके से मिला दिया गया। इसने चोल राज्य की सीमा दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुंचा दी थी। इसने तंजौर में चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम 985 ईस्वी में राजराज के राज्यारोहण के साथ ही चोल इतिहास की महानतम युग का प्रारंभ होता है। मतलब ये यहाँ से शुरुआत करेगा अच्छी खासी। सर्वप्रथम इसने चेरों की नौसेना को कंडलूर में पराजित कर दिया और इसी के साथ साथ कंडलूर, सले, कल, मरूत की इसने उपाधि धारण की। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। इस समय वहां का शासक महेंद्र पंचम था। वह युद्ध में पराजित हुआ। श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम को इसने अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद इसने शिव पाद शेखर की उपाधि धारण की। श्रीलंका पर इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, केवल व्यापार को बढ़ाना था, बाकी और कोई इसका कारण नहीं था। चोल अभिलेखों से पता चलता है कि कलिंग संहिता 12,000 द्वीपों पर अपना विजय ध्वज फहरा चुका था। इसने लक्षद्वीप, मालदीव को भी जीत लिया था। इसके अंतिम विजित क्षेत्र थे ये।
इसने अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन के साथ साथ प्रारंभ करने की प्रथा का भी सूत्रपात किया। 1000 ईस्वी में इसे भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी कराया। संपूर्ण साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन को इसने प्रोत्साहित किया। अब देखो, चोल थे अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। सवाल पूछता है कि बताइए कि चोल वंश का शासन जो जो थे वे किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चोल। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय होता है जो स्थानीय जो क्षेत्र के लोग करते हैं, जैसे वर्तमान में आप देख लो ग्राम पंचायत, ये भी क्या है? स्थानीय स्वशासन। इसके लिए जाने जाते थे। इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसका नाम राजशेखर शैव मंदिर रखवाया था इसने, जो वर्तमान में क्या है? इस राजशेखर मंदिर को यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल रखा है। राजेंद्र प्रथम प्रतापी राजा आएगा। राजा राज की प्रथम की मृत्यु के बाद योग्यतम पुत्र था उसका, राजेंद्र प्रथम शासक बना। अपने शासन के 5वें वर्ष में इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। इस समय यहाँ का राजा क्या था? महेंद्र पंचम ही था। अनेक राज्य पर अधिकतर अधिकार करने के बाद इसने अपने पुत्र राजा धीराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय नियुक्त कर दिया। इसे चोल पांड्य की उपाधि दी गई। उत्तर में इसने बंगाल की पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस अभियान की सफलता पर इसे गंगकोट चोल की स्थापना की इसने। गंगईकोट चोल की इसने स्थापना की। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कडारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान था। इसने पंडित चोल, मुदिंगुड चोल, वीर राजेंद्र आदि उपाधियां धारण की थीं। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा और दर्शन का प्रचुर विकास हुआ। इसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना करवाई, या विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। द्वितीय, यह राजा धीराज का अनुज था। कप्पोयम के युद्ध में राजा धीराज की हत्या के बाद युद्ध क्षेत्र में ही इसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित कर के इसने अपना राज्याभिषेक रणभूमि में ही करवाया था। इसने कोल्हापुर में जय स्तंभ स्थापित करवाया। इसने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। 1062 ईस्वी में इसने चोल सेनाओं द्वारा कूडलम संगम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को हराया। इसने वीर राजेंद्र, इसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी वीर राजेंद्र ने। इसी के काल में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने अपमान और रोग से त्रस्त होकर तुंगभद्रा नदी में क्या कर ली थी? खुदकुशी कर ली थी। आदि राजेंद्र, इसका काल विद्रोह का काल था, और जब भी विद्रोह शुरू हो जाए या गृह युद्ध छिड़ जाए या जनता विद्रोह कर दे, तो समझ लेना कि उस राज्य का क्या हो गया? प्रारंभ, तन प्रारंभ हो जाता है यहीं से। चोल चालुक्य वंश, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि चोल चालुक्य वंश के बारे में क्या थे। कुलोत्तुंग प्रथम इस वंश का संस्थापक था। चोल चालुक्य वंश का संस्थापक कुलोत्तुंग प्रथम था। इसने अपना अपना नाम परिवर्तित कर दिया और राजेंद्र द्वितीय के नाम से एक गद्दी पर बैठता है। इसने कलचुरी के शासक कर्णदेव, कलिंग नरेश, अन्नवर्मन को पराजित किया। इसके समय में श्रीलंका का राजा विजय बाहु ने स्वतंत्रता की घोषित कर दी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। इसने भूराजस्व निर्धारण निर्धारण प्रणाली का पुनः सर्वेक्षण करवाया। व्यापार में बाधक चुंगियों को समाप्त कर दिया, जो बाधक चुंगियां थी। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 में इसने चीन में क्या भेजा था? एक दूत मंडल भेजा था। इसने कटेक कंड चोल और मूले कुंड चोल की उपाधियां भी इसने धारण की थी। वो नाम बड़े अजीब से होते हैं दक्षिण भारत के, इसलिए याद तो करने ही पड़ेंगे। विक्रम चोल आते हैं इसमें। इसने त्याग समुद्र की उपाधियां धारण की थी। इसने नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। इसे प्रजा से जबरन इसने कर वसूला था। वैष्णव की प्राचीन मूर्ति इसी ने समुद्र में फेंकवा दी थी। जो वैष्णव धर्म की प्राचीन मूर्ति थी, उसको किसने समुद्र में फेंकवा दिया? तो विक्रम चोल ने। राज राजा द्वितीय, इसके समय में जो चारों ओर शक्तिशाली सामंतों का उदय हो चुका था। इसका कोई पुत्र भी नहीं था। देखो, राजा धीराज, इसने कुलशेखर को पराजित किया था। फिर आते हैं कुलोत्तुंग तृतीय, इस वंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद क्या होगा? इसका भी पतन प्रारंभ हो जाएगा। 1182 ईस्वी में इसने पांड्य नरेश और वीर पांड्य को पराजित कर दिया। कुछ समय पश्चात पांड्यों के साथ जटावर्मन कुलशेखर ने साथ दिया। मतलब कुछ समय तक पांड्यों का साथ किसने दिया? जटावर्मन कुलशेखर ने दिया, और इन्होंने बाद में क्या कर दिया? फिर से विद्रोह कर देते हैं ये। 1205 ईस्वी में पांड्य राजा ने आक्रमण कर दिया और
पूरी तरह से चोल साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, पूरी तरीके से पांड्य राजाओं ने। राजराज तृतीय बनते, यह एक निर्बल शासक हुआ। पांड्य नरेश सुंदर ने इसे बंदी बना लिया था। बताओ, जो राजाओं को बंदी बना लिया जाएगा तो क्या कैसे बात होगी। ऐसे ही फिर आते हैं अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय। यह अंतिम शासक हुआ। इसने सुंदर पांड्य को पराजित कर दिया। और लेकिन चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। पांड्य नरेश को हराया और चालुक्य नरेश से हार गया। इसके बाद चोल साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो थे देखो आपको दक्षिण भारत के कुछ राजवंश। इसमें अभी छोटे छोटे राजवंश और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो उत्तर भारत के होंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत के राजवंशों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए कोई से एक को, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए या कंप्लीट हार्ड नोट्स चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स चाहिए, आप मुझे मेल मेल करके बता सकते हैं, और जो हार्ड कॉपी होगी वो आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।